केबी हिंदी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यूपी बोर्ड के क्लास 12th के यूनिट नंबर 3 चिंतन और भाषा के अंतर्गत चिंतन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, तत्व और चिंतन के लिए अनुकूल और प्रतिकूल दशाएं कौन सी हैं उनका अध्ययन करेंगे। इस इकाई 3 यानी कि यूनिट नंबर 3 में 2 लेसन हैं, जिसमें से एक लेसन आपको पढ़ाया जा चुका है जिसका नाम है स्मृति एवं विस्मरण। ये यूनिट नंबर 3 का ही चैप्टर है चिंतन और भाषा, जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चिंतन का अर्थ क्या होता है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो चिंतन का अर्थ होता है सोचना। चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी समस्या के समाधान के लिए सोच विचार करते हैं। तो चिंतन का जो साधारण अर्थ सोचना है, ये सोचना किस बारे में? किसी समस्या के समाधान के बारे में। यानी चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए सोच विचार करते हैं। चिंतन की प्रक्रिया वस्तुओं के प्रतीकों के आधार पर होती है। जब हम सोचते हैं, उस सोचने के दौरान जो भी वस्तुएं होती हैं उनके प्रतीक यानी उनका एक सिंबल हमारे मस्तिष्क में बनता है। क्योंकि जब हम सोच रहे होते हैं तो हम उन वस्तुओं के एक इमेज यानी कि चित्र अपने मस्तिष्क में बनाकर सोचते हैं और इसमें कल्पना और प्रत्यक्षीकरण का मिश्रण होता है। जब हम चिंतन करते हैं तो उसमें कल्पना भी शामिल होती है और कई बार हम किसी वस्तु को देखकर चिंतन कर रहे होते हैं, उस समय प्रत्यक्षीकरण भी शामिल होता है। चिंतन में भाषा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं तो हम भाषा के द्वारा ही चिंतन करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि वो अपनी फसल को किस प्रकार से बहुत अच्छा उत्पादन उसका कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो ये सोचता है कि मैं खाद का इस्तेमाल करूं, कीटनाशक का इस्तेमाल करूं, तो वो चीज़ें उसके सामने उस समय नहीं हैं, लेकिन उनका जो जिन चीज़ों के बारे में वो सोच रहा है, चाहे खाद हो चाहे कीटनाशक हो, उनका एक चित्र उसके मस्तिष्क में बनता है। साथ ही साथ सोचते समय वो कल्पना का सहारा लेता है और साथ ही भाषा का प्रयोग करता है। यानी जब भी हम किसी वस्तु के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, किसी समस्या के बारे में सोच विचार कर रहे होते हैं, उस समय भाषा के आधार पर ही हम अपनी समस्या पर विचार करते हैं। अब हम बात करते हैं चिंतन की परिभाषा की। यहाँ मैं आपको 3 परिभाषाएं बताऊंगी, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है B.N. झा की। B.N. झा के अनुसार चिंतन एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं उस समय हमारा मस्तिष्क एक्टिव होता है, सक्रिय होता है और इस प्रक्रिया में मन एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से विचार की गति को नियंत्रित और नियमित करता है। जिस समय हम चिंतन कर रहे होते हैं उस समय हमारा मस्तिष्क एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से विचार कर रहा होता है। विचार कैसा है? उद्देश्यपूर्ण है, यानी कि हमारा उद्देश्य है समस्या का समाधान करना। तो हम एक उद्देश्य लेकर चल रहे होते हैं जब हम चिंतन करते हैं और वो हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी समस्या के विभिन्न पक्षों को समझकर उसका समाधान कर सकें। इस प्रकार से चिंतन में किसी समस्या के समाधान के लिए हमारा मस्तिष्क उद्देश्यपूर्ण ढंग से विचार करता है। वुडवर्थ के अनुसार किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका ही चिंतन है। बाधा चिंतन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बाधा यानी कि समस्या ही होता है। चिंतन हम तभी करते हैं जब हमारे किसी कार्य में बाधा आती है या हमारे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उस बाधा को दूर करने के लिए या फिर उस समस्या का समाधान करने के लिए ही चिंतन किया जाता है। इसलिए वुडवर्थ ने कहा है कि किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का तरीका चिंतन है। वॉरेन के अनुसार
चिंतन एक विचारात्मक प्रक्रिया है। जब हम चिंतन करते हैं तो हम विचार कर रहे होते हैं, और इसका स्वरूप कैसा होता है? इसका स्वरूप प्रतीकात्मक होता है, क्योंकि जब भी हम सोच रहे होते हैं तो हम प्रतीकों के रूप में सोचते हैं। जिन चीज़ों के बारे में हम सोच रहे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें हमारे सामने उस समय मौजूद हों, बल्कि हम उनके बारे में केवल इमेज करके, यानी सोच करके, इमेजिनेशन करके चिंतन करते हैं। इसका प्रारंभ व्यक्ति के समक्ष उपस्थित किसी समस्या से होता है। चिंतन का प्रारंभ समस्या के साथ होता है। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तब वो उसके बारे में चिंतन करना शुरू करता है ताकि उसका समाधान कर सके। इसमें प्रयास एवं भूल की क्रियाएं निहित होती हैं। जब हम चिंतन करते हैं तो हम समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं, और कई बार क्या होता है, हमारा जो समाधान जो हम सोचते हैं कि ये हमारी समस्या के लिए ठीक रहेगा, वो गलत होता है। तो इस प्रकार से प्रयास एवं भूल की क्रियाओं के द्वारा चिंतन की प्रक्रिया होती है। किंतु समस्या के प्रत्यक्ष प्रभाव से प्रभावित होकर चिंतन प्रक्रिया अंतिम रूप से समस्या समाधान की ओर उन्मुख होती है। चिंतन जो होता है उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, या उसकी परिणति किस रूप में होती है? समस्या के समाधान के रूप में होती है। जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारी समस्या का समाधान उस चिंतन के द्वारा प्राप्त होता है। तो चिंतन की प्रक्रिया समाधान की ओर, समस्या के समाधान की ओर होती है, और साथ ही साथ समस्या के प्रत्यक्ष प्रभाव से प्रभावित होती है। प्रत्यक्ष प्रभाव का अर्थ है कि समस्या जो होती है वो जितनी ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावी करेगी, उतना ही ज़्यादा चिंतन की प्रक्रिया समस्या समाधान की ओर आगे बढ़ेगी। वो समस्या हमारे लिए जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उतना ही ज़्यादा चिंतन प्रभावी होगा। चिंतन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है कि चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। जटिल इसलिए कहा गया है क्योंकि चिंतन में बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जब हम चिंतन करते हैं तो उसमें कई सारी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, अंतर्दृष्टि आदि। जो भी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ज्ञानात्मक पक्ष। इसलिए क्योंकि हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके हम समस्या को जितना अच्छी तरह समझ पाते हैं, उसके बारे में विचार कर पाते हैं, उतना ही हमारा चिंतन अच्छा होता है और हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। दूसरी विशेषता है चिंतन की प्रक्रिया स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होती है। स्थूल यानी जिस वस्तु के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं वो हमारे सामने स्थूल रूप में विद्यमान है, लेकिन जब चिंतन हम करते हैं तो चिंतन की प्रक्रिया में हम सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं, यानी वो वस्तु हमारे सामने उस समय उपस्थित नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम एक मस्तिष्क में उसके चित्र को बनाते हुए, यानी जब भी हम चिंतन कर रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो भी हम सोचते हैं उसका एक चित्र बनता जाता है। इसीलिए बोला गया है कि चिंतन की प्रक्रिया स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होती है। चिंतन की प्रक्रिया में विश्लेषण और संश्लेषण की क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चिंतन की प्रक्रिया में विश्लेषण क्या है? विश्लेषण यानी कि जो भी हमारे सामने समस्या है उस समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि हम उस समस्या को समझ सकें। इसे समस्या का विश्लेषण कहेंगे। और संश्लेषण का क्या अर्थ है? जो बिखरी हुई कड़ियां हैं हमारी समस्या की, उन कड़ियों को जोड़कर समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार चिंतन की प्रक्रिया में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों ही क्रियाएं शामिल होती हैं। चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है, क्योंकि चिंतन तभी प्रारंभ होता है जब हमारे सामने कोई समस्या हो, क्योंकि हम उसका समाधान निकालने के लिए ही चिंतन करते हैं। समस्या का होना जरूरी है। चिंतन के दौरान मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि चिंतन मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है, तो हमारा मस्तिष्क चिंतन के समय एक्टिव रहता है। चिंतन की प्रक्रिया में भाषा और प्रत्ययों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चिंतन भाषा के द्वारा ही होता है, क्योंकि जब हम सोच रहे होते हैं तो हम भाषा का इस्तेमाल करके ही मन में सोचते हैं। हम मुंह से भले ही नहीं बोलते, लेकिन मस्तिष्क में जो भी हमारी विचार प्रक्रिया होती है उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ प्रत्ययों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।
प्रत्यय क्या होते हैं ये आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताया जाएगा और उसका पूरा डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। चिंतन से किसी भी समस्या का हल प्राप्त होता है। जब हम चिंतन करते हैं तो समस्या का हल उसके द्वारा प्राप्त होता है। चिंतन की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। जब हम सोच विचार करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है जिस भी समस्या के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं उस समस्या का समाधान प्राप्त किया जाए, ये उद्देश्य होता है और किसी न किसी प्रेरणा से प्रभावित होती है। चिंतन जो होता है वो प्रेरणा से प्रभावित होता है, यानी चिंतन की प्रक्रिया प्रेरणा से प्रभावित होती है। हम जितने ज़्यादा प्रेरित होते हैं उतना ही ज़्यादा हम अपनी समस्या का समाधान करने की ओर अग्रसर होते हैं। अब हम बात करते हैं चिंतन प्रक्रिया के तत्वों की। चिंतन की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं या कौन कौन से स्टेप्स इसके होते हैं। तो सबसे पहला तत्व है समस्या का उत्पन्न होना। चिंतन का प्रारंभ समस्या की उत्पत्ति के साथ ही होता है। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तब उसका समाधान करने के लिए यानी उसको सॉल्व करने के लिए वो सोच विचार करता है और यही चिंतन है। अनुमान, समस्या उत्पन्न हो गई, व्यक्ति ने सोचना शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति अपने बुद्धि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनका प्रयोग करते हुए समस्या का क्या करता है? विश्लेषण करता है, यानी समस्या को समझने की कोशिश करता है और उसके एक संभावित समाधान का अनुमान लगाता है कि समस्या का ये समाधान हो सकता है, इसका सॉल्व इस तरह से किया जा सकता है। समस्या समाधान, जितने भी तरह के उसके संभावित हल हो सकते हैं या समाधान हो सकते हैं वो सभी विकल्प व्यक्ति अपने मन में सोचता है, फिर अपनी बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उन सभी विकल्पों में से जो सबसे उसको सही विकल्प लगता है कि ये हमारी समस्या का सबसे सुटेबल आंसर हो सकता है या समाधान हो सकता है, उसको वो चुन लेता है। निर्णय करना, व्यक्ति जिस भी विकल्प को चुनता है उस विकल्प का मूल्यांकन करता है कि इसमें क्या गुण है क्या दोष है। अगर हम इस हल को अपनाते हैं, इस समाधान पर अमल करते हैं तो इसके क्या गुण होंगे और क्या दोष होंगे, क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, उस पर वो अपना ध्यान फोकस करता है और ऐसा करने पर उसको एक सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। प्रमाणित करना, इस चरण में जो भी चिंतन के द्वारा उसने समाधान चुना है कि मुझे यही समाधान इस तरफ जाना है, इस हल को मुझे अपने समस्या के समाधान के लिए फॉलो करना है, वो कितना सही है, कितना सार्थक है, कितना उपयुक्त है, इस बात को व्यक्ति को प्रमाणित करना होता है। प्रमाणित कैसे करेगा? अपनी समस्या का जो हल उसने चुना है उसको फॉलो करके, यानी उसको लागू करके वो उसे प्रमाणित करेगा। अब हम चिंतन के लिए कौन सी अनुकूल दशाएं या परिस्थिति हैं उनका अध्ययन करेंगे। यानी कि जब हम चिंतन कर रहे होते हैं तो हमारी चिंतन करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन से सहायक कारक हैं या कौन सी सहायक दशाएं हैं जो चिंतन में मददगार साबित होती हैं। तो सबसे पहली सहायक दशा है प्रबल प्रेरणा। चिंतन की शुरुआत चूँकि समस्या से होती है और व्यक्ति का संबंध जितना ज़्यादा समस्या से होता है, यानी वो समस्या व्यक्ति के जीवन को जितना ज़्यादा प्रभावित करती है, जितना ज़्यादा व्यक्ति उस समस्या से परेशान होता है, उतना ही ज़्यादा वो गहराई से चिंतन करता है, उतना ही ज़्यादा वो गंभीरता से चिंतन करता है ताकि समस्या को हल कर सके। तो इस प्रकार से समस्या के समाधान के लिए जितनी प्रबल प्रेरणा होगी, व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रेरित होगा अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, उसका चिंतन भी उतना ही प्रबल होगा। अगर समस्या ऐसी है जिससे उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कोई खास विशेष फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति में वो चिंतन बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं करेगा और ना ही उसकी समस्या का समाधान उसे मिल पाएगा। तो सबसे पहली सहायक दशा है प्रबल
प्रेरणा। रुचि व ध्यान, जिन विषयों में व्यक्ति की रुचि होती है उससे संबंधित अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति पूरे मन से प्रयास करता है, क्योंकि उसकी उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है। इसी प्रकार से जिस विषय पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसका चिंतन भी आसानी से होता है, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने पर समस्या के विभिन्न पक्षों की जानकारी व्यक्ति को हो जाती है और वो उसका आसानी से चिंतन करके समाधान निकाल लेता है। इसके विपरीत जिस विषय में रुचि नहीं होती और ना ही हमारा ध्यान होता है उसका चिंतन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। बुद्धि, चिंतन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम बुद्धि का इस्तेमाल करके चिंतन करते हैं और चिंतन की प्रक्रिया में समस्या के जितने भी पक्ष होते हैं उन पक्षों को समझना पड़ता है और उन पक्षों को समझने के लिए बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। तो व्यक्ति की बुद्धि जितनी ज़्यादा विकसित होगी उसका चिंतन भी उतने ही अच्छे ढंग से हो पाएगा। पर्याप्त समय, किसी समस्या पर चिंतन करते समय यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त समय है तो चिंतन बहुत अच्छे ढंग से होगा, लेकिन अगर उसके पास एक टाइम लिमिट है कि इतने ही समय में आपको इस समस्या का समाधान करना है तो ऐसे में सीमित समय के कारण हड़बड़ी में और जल्दीबाजी में जो चिंतन होगा वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। सतर्कता, चिंतन के लिए सतर्कता एक बहुत ही अनुकूल कारक है, क्योंकि व्यक्ति जब सतर्क होकर सावधानी से चिंतन करेगा तो जो गलतियां हैं उनसे वो बच सकता है। लचीलापन, चिंतन करते समय लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाए तो चिंतन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके विपरीत अगर चिंतन करते समय अंधविश्वासों और रूढ़ियों में बंधकर व्यक्ति चिंतन करता है तो ऐसी स्थिति में उसका चिंतन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसलिए रूढ़ियों और अंधविश्वासों से बचकर लचीला दृष्टिकोण अपनाएंगे तो चिंतन बहुत अच्छा होगा। गर्भीकरण, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का हल नहीं निकल पाता। तो ऐसी स्थिति में दिमाग पर ज़्यादा जोर देने के बजाय क्या करना चाहिए, चिंतन की जो सक्रिय प्रक्रिया है उसको स्थगित कर देना चाहिए। सक्रिय प्रक्रिया यानी समस्या के बारे में सोच विचार करना बंद कर देना चाहिए और कोई दूसरा काम करने लगना चाहिए। जब हम दूसरा काम करते हैं इस स्थिति को मानसिक विश्राम कहते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें जब व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका भले ही वो सक्रिय रूप से उस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जो मस्तिष्क होता है वो उस समस्या के बारे में सोच विचार करता रहता है जिसके बारे में व्यक्ति को नहीं पता होता। इसको बोलते हैं गर्भीकरण। गर्भीकरण यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें हमारा मस्तिष्क समस्या को सेता है। सेना यानी कि जैसे अंडे को चिड़िया सेती है और सेने के कारण क्या होता है, सही समय आने पर उसमें से बेबी निकल आता है। तो इसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी समस्या को सेता है। तो उस सेने के कारण क्या होता है, एक सही समय पर आने पर समस्या का जो हल है वो मस्तिष्क में खुद ब खुद आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को गर्भीकरण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं चिंतन की प्रक्रिया में प्रतिकूल कारक कौन से हैं, यानी कि वो कारक जो कि चिंतन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। सबसे पहला कारक है पूर्वाग्रह का प्रभाव। पूर्वाग्रह यानी कि किसी भी विषय से संबंधित एक पहले से मन में विचार बना लेना, पहले से ही मन में एक विचार बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। पूर्वाग्रह जो होते हैं वो चिंतन की प्रक्रिया में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो होता है उस समस्या के बारे में सोच विचार नहीं करता और एक दृष्टिकोण पहले से ही बना लेता है जिससे उसका चिंतन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने अपने मन में ये पहले से ही पूर्वाग्रह बना लिया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो रिश्वतखोर होते हैं या भ्रष्ट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी सरकारी कर्मचारी को वो ईमानदार नहीं मानेगा। और अगर सरकारी कर्मचारियों से संबंधित किसी समस्या का उसको चिंतन करना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में उसके इस पूर्वाग्रह के कारण उसका चिंतन निश्चित रूप से
प्रभावित होगा। अंधविश्वासों का प्रभाव। तटस्थ और प्रामाणिक चिंतन के लिए जरूरी है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त हो। अगर व्यक्ति अंधविश्वासों से ग्रस्त होगा तो उसका चिंतन कभी भी तटस्थ यानी कि न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को ये अंधविश्वास है कि कोई भी काम शुरू करें तो उसके पहले अगर कोई छींक देता है तो निश्चित रूप से वो काम बिगड़ जाता है या उसमें कोई बाधा आती है। तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति का काम बार बार बिगड़ रहा है, उसमें कोई बाधा आ रही है, तो उस बाधा का कारण जानने के लिए वो न्यूट्रल होकर चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ये है मेरे काम से पहले कोई व्यक्ति बार बार छींक देता है जिसकी वजह से उसका काम बिगड़ जाता है। तो वो सारा दोष किसके ऊपर डालेगा? उस व्यक्ति के ऊपर जिसको छींक आ जाती है। प्रबल संवेगों का प्रभाव। प्रबल संवेग अवस्था में व्यक्ति न तो शांत रह पाता है और न ही संतुलित रह पाता है। ऐसी स्थिति में उसका चिंतन प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति घृणा से ग्रस्त है, यानी किसी व्यक्ति से वो घृणा करता है और उस व्यक्ति के बारे में अगर उसे चिंतन करना हो तो इस संवेग के कारण वो तटस्थ चिंतन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो संवेग से प्रभावित है। विभिन्न सुझावों का प्रभाव। कई बार व्यक्ति जब चिंतन करना शुरू करता है तो बहुत सारे दूसरे व्यक्ति उसे सुझाव देने लगते हैं और अन्य व्यक्तियों के द्वारा दिए गए ये सुझाव उसके चिंतन को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति दूसरों के द्वारा दिए गए चिंतन को स्वीकार करता है तो ऐसी स्थिति में उसका चिंतन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत गंभीर समस्या हो और उसके बारे में उसे चिंतन करना हो, तो ऐसी स्थिति में वो अन्य लोगों के सुझाव ले सकता है, लेकिन उन सुझावों पर अमल उसे बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी सुझाव आए हैं उन सुझावों पर अमल करने से पहले उसे उन पर अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने जहाँ एक ओर चिंतन के अर्थ को समझा, वहीं चिंतन की विशेषताओं और उसके कौन से तत्व हैं और साथ ही चिंतन की प्रक्रिया में कौन सी अनुकूल और प्रतिकूल दशाएं हैं उनका भी अध्ययन किया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।